हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारे मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी की साइंस की 13वीं मैराथन क्लास है। इसके पहले 12 मैराथन क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड की जा चुकी हैं। यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी में आए हुए प्रश्न हैं। उसके अलावा एक्सपेक्टेड MCQ प्रश्न पढ़ रहे हैं, साथ ही हर एक प्रश्न की थ्योरी क्लासेस भी कंप्लीट करते चल रहे हैं। यानी यहाँ पे हो रही आपकी साइंस की कंप्लीट तैयारी। हर एक मैराथन क्लास एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सीक्वेंस में आपकी डाली गई हैं। अगर आप एक एक मैराथन क्लास अपने कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से एनालाइज करके, और हर एक जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहे हैं अगर आप उसको एक रफ में नोट डाउन करते चल रहे हैं, उसको रिवीजन करते चल रहे हैं, तो आपका साइंस में एक भी नंबर मिस नहीं होने वाला। अगर यह आप सिर्फ ये मैराथन क्लासेस भी फॉलो कर रहे हैं ना, अच्छे से बिल्कुल एनालाइज करके पढ़ रहे हैं, हर एक फैक्ट को नोट डाउन कर रहे हैं, तो आपके साइंस में अच्छे नंबर आने ही आने हैं। तो साइंस की कंप्लीट तैयारी के लिए आप ये जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं इनको जरूर फॉलो करिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। सकस एंटेरिकस का श्रावण होता है आउरवैक्स प्लेक्सस से, पियर्स के पैच, ब्रूनर की ग्रंथियां से, या क्रेप्टस ऑफ लिवर कुन्हा से। किससे होता है? जो सकस एंटेरिकस होता है ये किससे स्रावित होता है? तो सकस एंटेरिकस ये एक प्रकार का क्या है, आंत्र रस है। क्या है? आंत्र रस, यानी आंत से निकलने वाला रस है। ठीक है। और सकस एंटेरिकस स्रावित किससे होता है? तो क्रिप्टस ऑफ लिवर कुहन से स्रावित होता है। अब ये पाया कहाँ जाता है? क्रिप्टस ऑफ लिवर कुहन है जो ये पाया कहाँ जाता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है ना, वहाँ पे ये गांठों के रूप में, छोटे छोटे नलियों के रूप में ये पाया जाता है, छोटी छोटी ग्लैंड्स के रूप में, नलिकाकार ग्लैंड्स के रूप में ये पाया जाता है। और इसी से आंत्र रस यानी सक्कस एंटेरिकस स्रावित होता है। और इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं, जैसे कि माल्टेज पाया जाता है, माल्टेज पाचक एंजाइम पाया जाता है, सुक्रेज पाचक एंजाइम आपका पाया जाता है, लैक्टेज पाया जाता है, लैक्टेज, और एक कौन सा है? लाइपेज। ये सारे पाचक एंजाइम आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इसका काम क्या होता है? तो देखिए, भोजन का जो अंतिम पाचन है वो छोटी आंत में होता है, तो ये भोजन के अंतिम पाचन में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। और उसके अलावा जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, तो इनको तोड़ के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सरल रूप में बदलता है, जिससे इनका आसानी से पाचन हो सके। अब हम आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन, देखते हैं आउरवैक्स प्लेक्सस क्या होता है। ये तो हमारा जो आंसर था उसकी बात हो गई। दूसरा क्या था? आउरवैक्स प्लेक्सस। ये क्या होता है? एक प्रकार का मतलब मांसपेशियों के बीच स्थित तंत्रिका का जाल होता है। जो पाचन तंत्र की मांसपेशियां होती है ना, उनके बीच में तंत्रिकाओं का एक जाल होता है जिसको आउरवैक्स प्लेक्सस कहा जाता है। ये क्या करते हैं? जो आंत है ना, आंतों को गति प्रदान करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? आंतों को गति प्रदान करने का काम करते हैं। अब आंतों को गति प्रदान करते हैं, यानी इनका काम क्या होगा? इनका कार्य होगा, जब आंत क्या होती है? सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, तो उससे क्या होता है? भोजन आगे की ओर बढ़ता है। भोजन क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है, आगे की ओर बढ़ता, ट्रांसफर होता है, आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये क्या करते हैं? भोजन को आगे बढ़ाने वाली मांसपेशियां हैं। यानी जो संकुचन शिथिलन होता है ना आंतों की मांसपेशियों में, तो वो किसके द्वारा होता है? आउरवैक्स प्लेक्सस के द्वारा होता है। तीसरा आ जाते हैं पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस क्या होता है? लिख लेते हैं इसको, क्या है? पेयर्स पैचेस। अब पेयर्स पैचेस क्या होता है? तो ये एक प्रकार के लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू का काम क्या होता है? ये मेनली जो इलियम वाला पार्ट होता है ना, छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या कौन सा होता है? इलियम होता है। तो ये इलियम में यानी छोटी आंत के बिल्कुल लास्ट में पाए जाते हैं, और इनका काम क्या है? इम्यूनिटी प्रदान करना या प्रतिरक्षा प्रदान करना। जो भी बैक्टीरिया और वायरस से संक्रमण होते हैं ना, उनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। एक लास्ट और है, कौन सी? ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी? ब्रूनर्स ग्लैंड। इसको तो आप कॉमन बहुत बार सुने होंगे कि ब्रूनर्स ग्लैंड क्या होती है। क्या होती है? ये डियोडिनम, जो छोटी आंत का पहला भाग होता है ना, उसका नाम क्या है? डियोडिनम। डियोडिनम। तो जो डियोडिनम होता है ना, ये डियोडिनम में पाई जाती है ब्रूनर्स ग्लैंड, और इसका काम क्या होता है? एल्कलाइन म्यूकस का स्राव करती है। क्या करती है? एल्कलाइन म्यूकस का स्राव करती है। एल्कलाइन म्यूकस का स्राव क्यों करती है? देखिए, ये डियोडिनम जो होती है कहाँ से जुड़ी होती है? स्टमक से जुड़ी होती है। स्टमक से जुड़ी होती है ना, और स्टमक में क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब जो ये HCl है, ये भोजन को कैसा बना देता है? अम्लीय बना देता है। तो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने के लिए, बेसिक नेचर में
बनाने के लिए या बैलेंस करने के लिए एल्कलाइन म्यूकस का स्राव करती है। कौन? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये पेट से आने वाले अम्लीय भोजन को निष्क्रिय करती है, यानी न्यूट्रल बनाने का काम करती है, जिससे जो आंत की दीवारें हैं वो अम्ल से बच सके। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए यहाँ से। कौन कौन से? आपके ब्रूनर्स ग्लैंड, आउरबैक्स प्लेक्सस, पियर्स पैचेस और क्रिप्स ऑफ लीवरकुहन, ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए और इन चारों से प्रश्न आते भी हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा, मेंडल के द्वारा, जोहानसन के द्वारा या फिर लैमार्क के द्वारा? तो जो जीन शब्द है ना, जीन होता क्या है? जैसे डीएनए है ना, डीएनए का वो छोटा से छोटा न्यूनतम सेगमेंट या डीएनए की वो न्यूनतम लंबाई जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या रखे, अपने अंदर रखे, क्या करे, एक स्पेसिफिक यानी विशिष्ट लक्षण को अपने अंदर रखती है, धारण करती है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और जीन शब्द जो दिया था सबसे पहले जोहानसन के द्वारा, जोहानसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया था। जो जीन है, जीन क्या होता है? तो जीन जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं ना, आपके आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल को धारण करने का काम करता है या उनको धारण करता है, इसीलिए जीन को आनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। और जो जीन का अध्ययन है ना, स्टडी ऑफ जीन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है, सर, जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिकी। और आनुवांशिक के पिता या आनुवांशिकी के पिता किनको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो यहाँ पे पूछा था जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डक्टलेस ग्लैंड द्वारा कौन सा बायोकेमिकल पदार्थ बनाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, उत्परिवर्तन जन या फिर न्यूरोटॉक्सिन्स? इन चारों ऑप्शन के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ही रिपीट हुआ है, इसलिए आज इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने के लिए इस प्रश्न को रखा गया है। जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, ये कौन सी ग्लैंड होती हैं? तो यह अंतःस्रावी ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, ये अपना जो बायोकेमिकल या जो पदार्थ सिक्रीट करती हैं, वो कौन सा होता है? हार्मोन होता है। ये डक्टलेस होती हैं, नलिका विहीन होती हैं, इसीलिए ये ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक हार्मोन को पहुंचाने का काम करती हैं। अब हार्मोन शब्द आ गया, तो हार्मोन क्या होता है? ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, अल्प मात्रा में उत्पन्न होने वाला एक क्या है? केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है, जो जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाएं यानी बहुत सारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल बस नहीं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट, क्या लिखते हैं, हाँ, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट दोनों करने का काम करता है, यानी नियंत्रण और समन्वय दोनों करने का काम करता है। जो हार्मोन होता है, हार्मोन शब्द का मतलब क्या होता है? उत्तेजित। हार्मोन शब्द का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करने वाला पदार्थ। हार्मोन शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था? स्टार्लिंग ने किया था। ठीक है, ये जो चीज़ें बताते चल रहे हैं आप इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। हार्मोन शब्द का विधिवत उपयोग किसने किया? स्टार्लिंग ने किया था। और हार्मोन क्या होता क्या है? तो ये एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर होता है। क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो हार्मोन होता है वो बना किससे होता है? तो किससे बना होता है हार्मोन? हार्मोन बना वसीय अम्लों से। किससे बना होता है? वसीय अम्ल से बना होता है। एक स्टेरॉयड से बना होता है। किससे? स्टेरॉयड से बना होता है। अमीनो अम्ल से बना होता है। अमीनो अम्ल से बना होता है। उसके अलावा पेप्टाइड से बना होता है। किससे? पेप्टाइड से। तो हार्मोन किससे बना होता है? वसीय अम्ल से, स्टेरॉयड से, अमीनो अम्ल से और पेप्टाइड से बना होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फेनिल मेथनॉल को इस रूप में भी जाना जाता है: बेंजाइल अल्कोहल के रूप में, आइसोब्यूटिल अल्कोहल के रूप में, एन प्रोपाइल अल्कोहल के रूप में या फिर साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल के रूप में। फेनिल मेथनॉल को और किस रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो फेनिल मेथनॉल है उसको बेंजाइल अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। इसी का ये दूसरा रूप होता है या दूसरा नाम होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H5CH2OH होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो बेंजीन रिंग होती है ना, C6H5 क्या है? बेंजीन रिंग। इसी से एल्कोहल समूह जुड़ा होता है, CH2OH समूह जुड़ा होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है परफ्यूम में। परफ्यूम के अलावा जितनी भी कॉस्मेटिक चीज़ होती हैं जैसे क्रीम, पाउडर, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ दवाइयों में इसका उपयोग किया जाता है। दवाइयों में किस रूप में? तो दवाइयों में सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग और किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो
तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट रोल हैं किसके, बेंजाइल अल्कोहल के। एक और समझ लीजिए, जो आइसोब्यूटिल अल्कोहल होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C4H10 और O। ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। ये क्या है, एक प्रकार का ब्रांच्ड अल्कोहल होता है, शाखित होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है पेंट में, वर्निश में इसका उपयोग किया जाता है, और उसके अलावा सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको बेंजाइल अल्कोहल और आइसोब्यूटिल अल्कोहल दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, और इन दोनों से प्रश्न पूछे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बारूद यानी डायनामाइट को तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है, ग्लिसरॉल का, इथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल का, या फिर ग्लाइकोल का। किसका उपयोग किया जाता है डायनामाइट बनाने में, तो डायनामाइट बनाने में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C3H5OH का होल थ्राइज। ये क्या होता है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है। जब भी ग्लिसरॉल को HNO3 यानी इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल, और उसके साथ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो एक पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। क्या बोला जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण होता है। फिर नाइट्रोग्लिसरीन में बहुत सारे अवशोषक पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसके बाद किसका निर्माण होता है, डायनामाइट का निर्माण होता है। तो समझ में आया, डायनामाइट निर्माण करने में ग्लिसरॉल का कैसा रोल होता है। और जो डायनामाइट होता है ये एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है। विस्फोट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। औषधि और कॉस्मेटिक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, पर मेनली ये क्या होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्लिसरॉल हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। इसको एथेनॉल भी कहा जाता है, ऐसे मिथाइल अल्कोहल को मेथनॉल भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैसोलीन का रासायनिक नाम क्या है, मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, या फिर ऑक्टेन है। तो गैसोलीन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासोनिक तरंग का उदाहरण है, कुत्ते की सीटी, बम विस्फोट, श्वेत द्रव्य, या व्हाइट नॉइज जिसको बोलते हैं, या फिर वायलिन की ध्वनि। कौन सी है जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं। अब देखिए, तरंगे, ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। पहली होती है ऑडिबल, ऑडिबल मतलब जिसको हम सुन सकते हैं। दूसरी होती है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक मतलब कि जो कि बहुत धीमी होती हैं, जिनको हम सुन नहीं सकते हैं। तीसरी होती है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक मतलब कि जो बहुत ही तेज होती हैं। क्या है, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक ऑडिबल का रेंज क्या होता है, तो इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। कितनी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जिनको मनुष्य भी सुन सकता है। बोलने की आवाज़, जो संगीत होती हैं, मतलब जो म्यूजिक होते हैं, जो हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, वो सब किस में आता है, ऑडिबल में, और उसकी रेंज इतनी होती है। जो इंफ्रासोनिक है, इसकी आवृत्ति बहुत कम होती है, यानी इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी क्या होती है, डाउन होती है। इसको ह्यूमंस नहीं सुन सकते, मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो हाथी है और व्हेल है, ये क्या करते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, इस ध्वनि को सुन सकते हैं। तीसरा आ जाते हैं अल्ट्रासोनिक, इसकी रेंज कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, यानी बहुत तेज होती है। इसको भी मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, लेकिन चमगादड़, कुत्ते, ये क्या है, डॉल्फिन, इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, चमगादड़ है, डॉल्फिन है, कुत्ते हैं, ये क्या करते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग सोनार में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कुत्ते की सीटी। अगला प्रश्न है, बोस इंडिकस है एक भारतीय गाय है, इंडियन काउ, भारतीय भैंस है, भारतीय मधुमक्खी है, या फिर भारतीय मुर्गी है। तो बोस इंडिकस ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो बोस इंडिकस ये नाम होता है भारतीय गाय का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय भैंस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, बुलबेलस बुलबेलिस होती है। क्या है, बुलबेलस बुबेलिस। ठीक, ये क्या है, बुबेलस बुबेलिस, ये भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम है। और भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है, एपिस सेरेना, सेरेना इंडिका, इंडिका। एक मिनट, इसकी स्पेलिंग अच्छे से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, सेरेना इंडिका। ये भारतीय मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है। भारतीय मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा गैलस, गैलस डोमेस्टिका,
डोमेस्टिका। ये क्या हो जाएगा? भारतीय मुर्गी का रासायनिक नाम हो जाएगा, सॉरी वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो यह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय गाय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर हीलियम है? अब बताइए, ऑक्सीजन हानिकारक प्रदूषक होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक प्रदूषक होंगे, ओजोन परत के लिए सबसे हानिकारक है यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे हानिकारक कौन सा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। कौन सा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका होता है? 35, 45, 60 या फिर 75%? हालांकि वैसे देखा जाए तो 71% माना जाता है कि 71% भाग जल से ढका है, जिसमें समुद्र, झील, नहरें, नदी सब आती हैं। लेकिन वैसे अगर एग्जाम की बात की जाए, आपके फॉरेस्ट गार्ड में यहाँ पे 75% ऑप्शन दिया था और इसी को करेक्ट आंसर माना भी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थिर या निष्क्रिय परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डैश डैश होती है। यानी जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो मतलब जो कि क्रिया नहीं करते हैं, निष्क्रिय परमाणु होते हैं, उनके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट नियम, ऑक्टेट जो रूल है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। अष्टक का नियम, अष्टक का नियम क्या कहता है कि कोई भी परमाणु स्थिर रहने के लिए अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे के यानी इलेक्ट्रॉन दे और चाहे इलेक्ट्रॉन ले, दोनों कंडीशन में बस वो क्या करता है? स्टेबल होना चाहता है, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जितने भी स्थिर परमाणु होते हैं ना, उनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़ के। हीलियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक प्रकार का ड्यूएट कहलाता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंब की स्थिति अवतल दर्पण के सामने क्या होगी जब दर्पण की आवर्धन क्षमता 1 होगा? फोकस पर होगी, ध्रुव पर होगी, वक्रता केंद्र से परे होगी या वक्रता केंद्र पर होगी? देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इससे आपको पूरा अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर इसको बता देती हूँ, हालांकि इसको मैंने कई बार बताया है। ये है अवतल दर्पण, ये है एक्सिस, यहाँ पे है इन्फिनिटी, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस और ये है पोल। ठीक, अब ये बोला है कि बिंब की स्थिति क्या होगी जब उसकी आवर्धन क्षमता 1 होगी। आवर्धन क्षमता के फॉर्मूला क्या होता है? जो आवर्धन क्षमता है, छोटा सा लिख देते हैं, आवर्धन क्षमता, इसका फॉर्मूला होता है HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी वस्तु की। तो अब बताइए, ये एक कब आ सकता है? तभी आ सकता है, मान लेते हैं हाइट ऑफ इमेज 2 होगी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 2 होगी, दोनों अगर बराबर होंगे तभी जाके कट के 1 आएगा। तो ये स्थिति कहाँ पे बनेगी कि प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर हों? यही हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे। तो देखिए, अगर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे जो गोल से मैं बनाऊंगी वो किसके लिए होगा? वस्तु के लिए होगा। और जो मैं चौकोर एक बनाऊंगी ये किसके लिए होगा? प्रतिबिंब के लिए होगा। ठीक है, किसके लिए रहेगा? प्रतिबिंब। अगर हम किसी वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा फोकस पे। इधर से हम वस्तु रखते आते हैं, इधर से प्रतिबिंब टहलता जाता है। अब जो दूसरी वस्तु है उसको हम रखें इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दूसरा प्रतिबिंब बना। तीसरा है, अगर हम किसी वस्तु को रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ठीक, इधर से हम वस्तु रखते आते हैं, इधर से प्रतिबिंब खिसकता जाता है। चौथी वस्तु को हम रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये चौथी वस्तु आ गई, तो प्रतिबिंब एक स्टेप आगे और खिसक जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में पहुँच जाएगा। पांचवी वस्तु रखते हैं हम फोकस पे, तो जो पांचवा प्रतिबिंब होता है कहाँ पहुँच जाता है? इनफाइनाइट पे पहुँच जाता है। इनफाइनाइट से वस्तु रखना स्टार्ट किए, फोकस पे पहुंचे, फोकस से प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट पे पहुंचा। एक कंडीशन और आती है, जो वस्तु है रखा जाता है फोकस और पोल के बीच में, छठी वस्तु। तो अब इनफाइनाइट से आगे तो प्रतिबिंब जा नहीं सकती, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाता है? दर्पण के पीछे बन जाता है, ये छठे नंबर का प्रतिबिंब। अब देखिए, ये जो प्रतिबिंब होता है, ये दो प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वस्तु से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? वस्तु से छोटे होते हैं। ये प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर। ठीक, और ये जो प्रतिबिंब होते हैं ये क्या होते हैं? वस्तु से बड़े। हालांकि जो 5वें नंबर का प्रतिबिंब होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। बाकी ये दोनों प्रतिबिंब वस्तु से बड़े होते हैं। अब जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बनी है, तो प्रतिबिंब कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। अब वास्तविक होने के साथ साथ कैसे होंगे? उल्टा होंगे।
सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, सीधा। तो जो छठे नंबर का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा रहता है और ये आभासी भी होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। बाकी जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सारे वास्तविक होते हैं और उल्टा होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि आवर्धन अगर एक होगा तो जो वस्तु है वो कहाँ पे होगी। ठीक, तो आवर्धन एक है, प्रतिबिंब की स्थिति अवतल दर्पण के सामने क्या होगी, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी अगर आवर्धन एक है। तो आवर्धन एक कभी आएगा जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी इमेज की जो प्रतिबिंब की हाइट है यानी साइज है वो सेम रहे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु का साइज है वो भी सेम रहे। यानी अगर प्रतिबिंब 2 है तो वस्तु भी 2 है। तो बराबर प्रतिबिंब कुल मिला के ये बोल रहा है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर होगी। अगर आवर्धन क्षमता 1 है तो मान लेते हैं कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब बनेगी, तभी जाके आवर्धन क्षमता 1 आएगी और ये कहाँ पे होता है, वक्रता केंद्र पे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न यहाँ पे छूट गया था, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन के है या फिर विटामिन सी है। बताइए रक्त स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो विटामिन के है ये क्या है, जो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। अब देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो बहुत बड़ा है, इसको एक अलग सेपरेट वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन डी पाया कहाँ जाता है, तो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है गाजर में, सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। उसके अलावा जो पके हुए फल हैं जैसे आम है, पपीता है, उनमें विटामिन ए पाया जाता है। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। उसके अलावा पनीर में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है। तो ये सब क्या है, विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। एक जो पूछा जाता है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन बी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बी कैरोटीन नाम से भी जाना जाता है। अब विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाएंगे, तो आंख संबंधी जो रोग होता है रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। उसके अलावा एक और रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया। क्या बोला जाता है, जीरोप्थैल्मिया। ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें क्या है, आंखें सूख जाती हैं, आंसू सूख जाते हैं। एक है किरेटोमलेशिया, वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। अब आ जाते हैं विटामिन के पे, जो कि हमारा आंसर भी है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिनोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिनोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। ये पाया कहाँ जाता है, तो ये जितने भी हरे पत्तेदार सब्जी होते हैं ना, हरे पत्तेदार सब्जी में ये पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा किस में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, और उसके अलावा मेथी, चुकंदर, इन सभी में विटामिन के पाया जाता है। ये सारे क्या हैं, विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। मांस, आंत के बैक्टीरिया, इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है वहाँ पे भी विटामिन के पाया जाता है। विटामिन के का निर्माण कहाँ पे होता है, तो जो बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत के कोलॉन में होता है। बड़ी आंत के लार्ज इंटेस्टाइन के कोलॉन वाले भाग में इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको रक्तस्राव रोधी विटामिन यानी एंटी क्लॉटिंग विटामिन के नाम से, एंटी ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉट का काम करता है। अगर मान लीजिए विटामिन के की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, हेमोरेज बीमारी हो जाएगी। हेमोरेज क्या होता है, इस बीमारी में अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई तो रक्त का थक्का ही नहीं जलता है, जिसको बोलते हैं हेमोरेज। अब आ जाते हैं विटामिन सी पे। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है। ये पाया कहाँ जाता है, तो आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और आंवले के अलावा जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी खट्टे फल, पीले फल हैं, सभी में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, सभी में जितने भी पीले फल हैं, खट्टे फल और पीले फल, ये ध्यान रखिएगा, पीले फल, इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही ग्रीन चिली यानी जो हरी मिर्च होती है उसमें भी विटामिन सी पाया जाता
जाता है और ऊँटनी के दूध में पाया जाता है। इसको विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, घाव को भरने का काम करता है। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो इसमें स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें जो मसूड़े होते हैं उसमें सूजन आ जाता है और मसूड़े से खून निकलने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग बोलते हैं। तो यहाँ पे तीनों विटामिन क्लियर हो गया, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम एक अलग वीडियो में डिटेल में पढ़ लेंगे, वहाँ पे हर एक विटामिन के बारे में। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोग एक डैश डैश कपड़ा फैली बांह के सिरे से अपनी ठोड़ी तक मापते थे, इंच, पैर, मीटर या फिर गज। कितने, 1 इंच को कपड़ा फैली बांह के सिरे से ठोड़ी तक मापते थे, या फुट को मापते थे, या मीटर को मापते थे, या फिर गज को मापते थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 गज को कैसे मापते थे, ऐसे बांह फैला लेते थे और बिल्कुल सिरे से लेके ठोड़ी तक जो होता है वहाँ तक मापते थे, वो कितना कहलाता था, 1 गज कहलाता था। ठीक, अगला प्रश्न है, झींगे और तितलियां डैश डैश के कारण ही एक संघ के हैं, संयुक्त पैर की उपस्थिति के कारण, खंडित शरीर या सेगमेंटेड बॉडी के कारण, संयुक्त पैर की अनुपस्थिति के कारण या खंडित शरीर के अनुपस्थिति के कारण। किसके कारण झींगा और तितलियों को एक ही संघ में रखा जाता है, तो संयुक्त पैर की उपस्थिति। ये जो संयुक्त पैर की उपस्थिति ये किस संघ की क्वालिटी है या किस संघ के लक्षण है, तो ये होता है ऑर्थोपोडा संघ के लक्षण। क्या होता है, ऑर्थोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं ना, उनमें संयुक्त पैर पाए जाते हैं। मुख्य विशेषता है ये उनकी कि उनमें ज्वाइंट लेग्स या संयुक्त पैर पाए जाते हैं। सेगमेंटेड बॉडी यहाँ पे नहीं होगा, तो सेगमेंटेड बॉडी तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे यहीं से। संयुक्त पैर की अनुपस्थिति नहीं, यहाँ पे क्या होगा, संयुक्त पैर की उपस्थिति। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी में आए हुए प्रश्न हैं, बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे हमने प्रश्नों की प्रैक्टिस की और हर एक प्रश्न के साथ उसका डिटेल भी पढ़ा। लगभग एक प्रश्न से हमने 2 से 3 प्रश्नों को पढ़ा है। तो अगर हमने 15 भी प्रश्न किए हैं तो आप मान लीजिए 30 से 40 प्रश्नों को यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है एक आधे घंटे 28 मिनट की वीडियो में। तो ये मैराथन क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। जो अभी ज्वाइन हुए हैं वो क्या करिएगा, स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट में एक क्लास अपना कंप्लीट करते जाइएगा और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहे हैं आप उसको भी नोट डाउन करते जाइएगा और एग्जाम से पहले एक जस्ट नज़र मार लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपका एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।